अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज खान साहब से किस किस की मुलाकात होगी? सोहेल खान अफरीदी को खान साहब से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर मुलाकात हो गई तो कौन सी ऐसी क्यामत आ जाएगी, लेकिन कोई तो वजह होगी कि हुकूमत नहीं चाहती कि सोहेल अफरीदी इमरान खान साहब से मिले। इस हवाले से खबर क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुराद सईद साहब के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं आज के व्लॉग में, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से एक बड़ा फैसला आया है, कौन सा फैसला आया उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से, वो भी आपसे शेयर करेंगे। खसूसन भारत क्या प्लानिंग कर रहा है आने वाले दिनों के लिए, उस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं इलेक्शंस के ऊपर। 2024 के इलेक्शंस पर आपको पता है कि बहुत सारे केसेस अभी ट्राइब्यूनल्स में चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये गिला शिकवा है कि ट्राइब्यूनल से जल्दी फैसले नहीं आ रहे। लेकिन अब जो मरियम बीबी की सीट थी उसके ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया है। अब ये वो सीट है जिसके ऊपर मरियम बीबी इस वक्त वजीर आला बनी हुई हैं। वहां पे महर शराफत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे और उनका ये मौकिफ है कि मेरे पास जो फॉर्म 45 हैं उनमें वाजे तौर पे नजर आता है कि मैं ये इलेक्शन जीता हुआ हूं। वो अपना मामला लेके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए, लेकिन अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने महर शराफत के खिलाफ फैसला दे दिया है। तो क्या फैसला ये आया है कि वोट काउंट किए गए हैं और मरियम बीबी के वोट ज्यादा निकले हैं, या फैसला कुछ और आया? फैसला इंतहाई इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ी सी खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं तो आपको समझ आएगा कि वहां पे हुआ क्या है। पहले तो ये आप हेडलाइन देख लें। वजीर आला पंजाब की इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त मुस्तरद। अब ये दरखास्त मुस्तरद क्यों की गई है उस हवाले से मैं थोड़ी सी तफसील आपको पढ़ के सुनाता हूं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई के उम्मीदवार महर शराफत ने दरखास्त दायर की थी कि लाहौर के सूबाई हल्का PP 159 से मरियम नवाज की कामयाबी को, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने महफूज फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि दरखास्त गुजार ने इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 की शराइत पूरी नहीं की, इसलिए दरखास्त नाकाबिले समात है। आगे तफसील सुनते जाएं। फैसले के मुताबिक दरखास्त गुजार के इलेक्शन पिटीशन के हर सफे पर दस्तखत मौजूद नहीं थे, जबकि बयान हल्फी में ओथ कमिश्नर की तस्दीक वाले सफे पर दरखास्त गुजार का नाम और वालिद का नाम दर्ज नहीं था। जनाब, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने ये दरखास्त मुस्तरद कर दी। कोई काउंटिंग नहीं हुई, कोई किसी चीज का जायजा नहीं लिया गया, किसी ने फॉर्म 45 को नहीं परखा, किसी ने फॉर्म 47 वहां पे नहीं चेक किया। उन्होंने कहा कि जनाब आपके हर जगह पे दस्तखत मौजूद नहीं थे। भाई, बंदा सामने खड़ा, उसे कहें कि दस्तखत कर दो। आपके इस चीज पे दस्तखत नहीं थे और हर सफे पे दस्तखत नहीं थे। वजीर आला मरियम नवाज की जानिब से पेश होने वाले वकील बैरिस्टर असदुल्ला चट्ठा ने कानूनी नुकात पर दलाइल देते हुए मौकिफ इख्तियार किया कि दरखास्त नाकाबिले समात है और इसमें बुनियादी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। तो जनाब, वो यहां पे दस्तखत नहीं थे और वहां पे दस्तखत नहीं थे, उस बिना पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने महर शराफत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। भाई, आप हल्का खोलें, वहां पे वोट गिने, आप फॉर्म 45 देखें और आप कहें कि जनाब महर शराफत झूठ बोल रहा है। महर शराफत हारा हुआ है, मरियम बीबी जीती हुई है। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एक तो इतने अरसे के बाद फैसला आया और वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि वहां पे दस्तखत नहीं थे और हर सफे के ऊपर दस्तखत नहीं थे। और बहुत सारे ऐसे जो ट्रिब्यूनल्स के मामलात हैं उनके हवाले से पहले ये कहा जा रहा था कि ये तेजी से चलेंगे। आपको याद होगा इस्लामाबाद के अंदर भी जस्टिस जहांगीरी ने वो मामला देखा था हल्कों का, फिर उनकी अपनी डिग्री जो है उसके हवाले से पता चला कि वही सही नहीं है। पर एनीवे, अब इतने अरसे के बाद फैसला आया है और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये फैसला आया है कि जनाब महर शराफत की जो दरखास्त थी उसके अंदर ये जो है नकाइस हैं, लिहाजा ये दरखास्त हम आगे नहीं लेके जा सकते। लेकिन बेहतर होता कि 45 को देखा जाता, 47 को देखा जाता, वोटों को देखा जाता। पर एनीवे जनाब, वहां पे अभी जो वजीर आला साहिबा के खिलाफ दरखास्त आई थी, खबर यह है कि वो मुस्तरद कर दी गई है। वैसे आजकल मीडिया पर बार बार मैं देखता हूं कि मुख्तलिफ इश्तिहारात आते हैं पंजाब हुकूमत के कि किसी की जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। अच्छी बात है, जब इलेक्टेड हुकूमत हो जिसने किसी के मैंडेट के ऊपर कब्जा ना किया हो, वो तो फिर किसी की जमीन पर कब्जा नहीं होने देती ना, वो तो फिर सारी चीजों को हल करती है आइन और कानून के मुताबिक।
अब पंजाब में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कभी कहा जाता है कि जी ये एक नया डिपार्टमेंट बन गया है, ये एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लेगा, ये जनाब चीजें जो लोग महंगी बेचते हैं ये उनको कंट्रोल कर लेगा, ये जनाब क्राइम को कंट्रोल कर लेगा। ये सारी चीजें हम देखते हैं, और पंजाब के अंदर हो जाए, सिंध में हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा में हो जाए, हम छोटे छोटे हैं तब से इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात हो रहे हैं। मसला ये है कि मैंने पहले भी ये चीज आपसे शेयर की थी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ये कोई अलजबरा है, ना ही मैं कोई अलबैरूनी हूं कि मुझे ये चीज समझ आती है और आपको ये चीज समझ नहीं आती, या किसी और को ये चीज समझ नहीं आती। ये सबको ये चीज समझ आती है कि कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि मुल्क का इलेक्शन ठीक ना हुआ हो तो बाकी पूरे मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी हो। ये नहीं हो सकता कि आपके मुल्क के अंदर अदालतों के फैसले इंतजामिया ना माने, मोजिज अदालत फैसला दे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कहे कि मुलाकात करवा दो सोहेल अफरीदी की, आप कहें हम मुलाकात नहीं करवाएंगे, आगे पंजाब की पुलिस खड़ी हो जाए। तो जब मुल्क के अंदर आइन और कानून की अमलदारी की ये हालत हो तो फिर मुख्तलिफ जगहों पे आपको इस तरह की चीजें नजर आती हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको बुराइयां नजर आती हैं। महकमे बना के कोई एक चीज आइसोलेशन में खड़ी करके आप मामलात को हल नहीं कर सकते। मुल्क में तभी रूल ऑफ लॉ होगा, तभी लोगों की जमीनों पर कब्जे नहीं होंगे, तब भी जुराइम में कमी आएगी जब पूरे मुल्क के अंदर आइन और कानून की अमलदारी होगी। इलेक्शन से लेके किसी छोटे से मामले तक, किसी मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले से लेके सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक, जब अमल दरामद होगा, आइन को लोग मानेंगे, कानून को लोग मानेंगे, तभी मसाइल हल होंगे। यहां तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देती है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। कहते हैं जनाब कर लो, आपने जो करना है, नहीं करवाते अमल दरामद। ये बाकायदा हुकूमती शख्सियात टीवी पे बैठ के कहती रही है, और उसमें मखसूस सीटों वाला फैसला भी है, उससे पहले इलेक्शन करवाने वाला फैसला भी है। तो जब ये हालत हो आइन और कानून की अमलदारी की, तो फिर ये नई फोर्स खड़ी करके, ये चीज खड़ी करके, वो चीज खड़ी करके, अगर आप ये समझते हैं कि आप मुल्क के अंदर जो है अमन व अमान कायम कर देंगे और एक आइडियल सिचुएशन बन जाएगी, नहीं जी, कभी भी नहीं बन सकती। कुछ देर के लिए ये चीज सुधरेगी तो वहां से कुछ और बड़ा बिगाड़ पैदा हो जाएगा, वो चीज आप ठीक करेंगे तो कहीं और मसला खड़ा हो जाएगा। मसला अगर मुस्तकिल बुनियादों पे हल करना है तो हम सब ने ये फैसला करना है कि हमने आइन और कानून के ताबे अपनी सियासत करनी है, अपनी सहाफत करनी है, अपनी वकालत करनी है, अपनी जिंदगियां गुजारनी है। हम सबको, उसमें आम शहरी भी शामिल हैं, उसमें हुक्मरान तबका भी शामिल है, उसमें ताकतवर लोग भी शामिल हैं। ताकतवरों की ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन जो आम शहरी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। हम सब ने ये फैसला करना है, जब तक ये चीजें इस तरह हल नहीं होंगी, यानी हर कोई आइन और कानून की अमलदारी के ऊपर यकीन नहीं रखेगा, तब तक ये मामला हल नहीं हो सकता। अच्छा जी, 27वीं आईनी तरमीम आने वाली है और पीपल्स पार्टी वालों का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है और वो सबसे आगे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी ये चीज कही थी कि पीपल्स पार्टी वालों से बात करो तो पता चलता है कि अभी अभी वो यूनान से यूनानियों को जमहूरियत सिखा के वापस आ रहे हैं। ये तासुर नहीं मिलता है कि यूनानियों ने इनको शायद जमहूरियत सिखाई हो, वहां पे जमहूरियत का आगाज हुआ था। नहीं, ये तासुर ये देते हैं कि हमने यूनानियों को जमहूरियत सिखाई थी और पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत की फ्रेंचाइज किसी के पास है तो वो पीपल्स पार्टी के पास है और उनकी हमायत करने वाले दानिशवरों के पास है। अब 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो कुछ हो रहा है उस हवाले से बहुत सारे लोग तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। मैंने पहले भी तफसीलात आपके साथ शेयर कर दी थी, लेकिन अब रजा रुबानी साहब ये फरमा रहे हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है कि वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है। अगर पार्लियामेंट नाकाम रही तो तारीख इसकी तबाही कलम के जरिए लिखेगी। कौमी सलामती, खारजा या इक्तसादी पॉलिसी या बैरूनी ममालिक के साथ कौमी वसाइल से मुतल्लिक मुआहिदों के बारे में ना तो पार्लियामेंट में कोई बात होती है, ना ही किसी को इतमाद में लिया जाता है, यानी ना ही पार्लियामेंट को इतमाद में लिया जाता है। ये रजा रुबानी साहब ने कहा है। भाई ये कौमी हुकूमत या वफाकी हुकूमत किसकी है? ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है। ये सब कुछ तो आपकी मर्जी से हो रहा है। अब इस तरह के डायलॉग भी बोलने हैं, इस तरह की बातें भी करनी है, लेकिन पास 26वीं तरमीम करनी है, पास जो है हर इस किस्म का कानून करना है जो आइन की भी रूह के भी खिलाफ है, जो जमहूरी असूलों के भी खिलाफ है, और जो किसी भी महजब जमहूरी मुआशरे के अंदर कोई भी महजब जमहूरी हुकूमत कभी भी पास ना करे, चाहे वो अवामी एहतजाज के हवाले से कोई कानून साजी हो या वो 26वीं तरमीम हो या अब फिर 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, उसमें किस किस्म की इनकी ख्वाहिशात हैं। लेकिन बातें आप सुने भाई, अगर इतने ज्यादा मसाइल हैं तो आप छोड़ दें पीपल्स पार्टी को। आप कहें जनाब ये पीपल्स पार्टी गलत कर रही है। बिलावल साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जो किरदार अदा किया वो पूरी कौम ने देखा, ब्रूट मेजॉरिटी का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा जी हर हालत में हम ये करेंगे, ये भी कर देंगे और वो भी कर देंगे। और अब 27वीं आईनी तरमीम में भी इनको किसी किस्म का
कोई गिला शिकवा नहीं होगा आइन, कानून, जमहूरी असूलों, जमहूरी हकूक के हवाले से। अगर इनको कोई मसला होगा तो वो NFC का मसला होगा, यानी वो जो पैसा बांटा जाता है, जो पैसा दिया जाता है सिंध को, उसमें ये कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ इनको इशू होगा, बाकी किसी और चीज के ऊपर जो है इनको कोई इशू नहीं होना। अच्छा जी, आज इमरान खान साहब से किस किस की मुलाकात होगी? सेनेटर सैयद अली जफर साहब ने लिस्ट भेज दी है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की मुलाकात होगी। हामिद खान साहब का नाम है लिस्ट के अंदर। सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा साहब का नाम है। सलमान अकरम राजा साहब का नाम है। सेनेटर मिशाल यूसुफ जई साहबा जो हैं उनका नाम है। और सेनेटर सैयद अली जफर साहब का नाम है। अब ये मिशाल यूसुफ जई साहबा, आई डोंट नो ये कितनी बड़ी कानूनदान है या ये कितने मुकदमात के अंदर ये रिप्रेजेंट कर रही हैं खान साहब को, लेकिन हर जगह पे इनका नाम जरूर होता है और इनको जाने भी दिया जाता है। अब हो सकता है कि आज जो है सलमान अकरम राजा साहब को, खोसा साहब को, इन लोगों को रोक लिया जाए और मिशाल यूसुफ जई साहिबा को अंदर जाने दिया जाए। उनका नाम ना भी हो तो फिर भी वो अंदर चली जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनका नाम डाल के वैसे ही एक बंदे का वो हक मारते हैं। उन्होंने तो वैसे ही अंदर चले जाना होता है। पता नहीं उनकी क्या वहां पे जो है इतनी अप्रोच है कि उनको कोई नहीं रोकता, वो तो हमेशा अंदर पहुंच ही जाती हैं। अच्छी बात है, वो खान साहब ने उनको सेनेटर बनाया, उनकी जमात से उनका ताल्लुक है, लेकिन इसकी जगह जो है एक कोई और किसी लॉयर का नाम डाल देते, इंतजार पंजोथा का नाम डाल देते, खालिद यूसुफ चौधरी का नाम डाल देते, किसी और लॉयर का नाम डाल देते। ये तो उस तरह लॉयर भी नहीं है और वैसे भी इनको कोई रोकता भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनका नाम डालना एक तरह से जो है वो जरूरी नहीं होता, पर बाकी उनकी जमात की अपनी मर्जी। आप देखते हैं जनाब आज किस किस की मुलाकात होती है। दूसरी बात यह है कि सोहेल अफरीदी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। अब एक हुकूमती शख्सियत से मेरी बात हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि जी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, टीवी पे भी कह रहे हैं, मैंने भी ये अर्ज की कि अगर सोहेल अफरीदी से मुलाकात हो जाएगी तो कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी, आप सोहेल अफरीदी से मिलने दें इमरान खान को। उन्होंने कहा जी बात तो तुम जो कर रहे हो बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, लेकिन खदशा ये है कि सोहेल अफरीदी कभी ये कानून साजी करने की बात करता है, कभी वो बात करता है, कभी वो इस चीज का जिक्र करता है, कभी वो इतनी सख्त ट्वीट करता है। उन्होंने कहा कि जनाब आज ही उसने एक और ट्वीट किया आपसे थोड़ी देर पहले जिसमें उसने गोली का जिक्र किया है, ये चीज की है, वो चीज की है। तो जनाब ऐसे बंदे को हम कैसे मिलने दे सकते हैं इमरान खान साहब से? आप फर्ज करें कि वो अंदर जाता है और इमरान खान उसे कहता है कि कल पार्लियामेंट के अंदर जाके तुमने ये करारदाद पास करनी है और ये कानून साजी करनी है। और अगर इमरान उसको बिल मुशाफा मिलके ये कह दे, उसने कहा कि बाद में पूरी PTI एक तरफ हो जाए, पूरा पाकिस्तान एक तरफ हो जाए, सोहेल अफरीदी तो किसी की बात नहीं मानेगा, वो कहेगा खान ने कह दिया। तो इसलिए जरूरी है कि इसकी मुलाकात ना होने दी जाए। उनका ये कहना था कि उसको इमरान खान साहब जो कुछ कहेंगे उसने वही करना है। मैंने कहा जी वैसे तो अली अमीन साहब की भी मुलाकात होती थी। उन्होंने कहा जी अली अमीन साहब बहुत सारी चीजों को रैशनली देखते थे, वो जनाब लोगों से मुशावरत भी करते थे। खान साहब अगर कोई पैगाम भी भेजें, कोई बात हो भी, तो फिर वो देखते थे कि इसका नुकसान कितना होगा, इसका फायदा कितना होगा, हुकूमत कहीं चली तो नहीं जाएगी। सोहेल अफरीदी तो वो कहते हैं हमें लगता है कि ये चाहता है कि हुकूमत कल के बजाय आज खत्म हो जाए। तो इसको तो इमरान खान साहब को तो ऐसा बंदा बड़ा पसंद है जो सियासी तौर पर सीधा जाके टकराने के लिए तैयार है। तो इस वजह से इसकी मुलाकात हमने नहीं होने देनी, ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने कहा जी ये वो खदशात हैं जिनकी वजह से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो बुनियादी तौर पे खदशा ये है कि इमरान खान कोई सख्त बात कह देंगे जिसमें कोई कानून साजी भी हो सकती है, पार्लियामेंट की कोई करारदाद हो सकती है, कोई और इंपॉर्टेंट कदम हो सकता है। इमरान खान अगर उस हवाले से सोहेल अफरीदी को डायरेक्टली कुछ कह देंगे तो सोहेल अफरीदी ने उसके ऊपर अमल दरामद करना है, तो फिर हुकूमत के लिए मसला बन जाएगा। और इसी वजह से सोहेल अफरीदी की मुलाकात रोकी भी है। हाँ, उससे पहले अगर सोहेल अफरीदी का हमारे साथ कुछ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो जाता है और हम समझते हैं कि ये चीजों को उस तरफ नहीं लेके जाएगा जिस तरफ खान साहब चाहते होंगे, तो फिर हो सकता है कि चीजें आगे बढ़ सके। और इसी वजह से बार बार सोहेल अफरीदी को पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं कि जी मिल भी लें तो ये भी कर लें तो वो भी कर लें, लेकिन वो कहता है कि पहले मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा और उसके बाद फिर जो है बाकी मामला हम आगे चलाएंगे। अच्छा जी, मुराद सईद के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खैबर पख्तूनख्वा में ये कह रही है कि वफाकी हुकूमत उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है, उनको पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उनके घर वालों को तंग किया जा रहा है, वफाक से वफाकी इदारों की टीमें ढूंढ रही हैं उनको। और सूबे के अंदर लगता यह है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह के ऊपर ख्वाहिश है वफाक की कि मुराद सईद को पकड़ के बरामद किया जाए। और उसकी भी वजह कौन है? वजह उसकी भी सोहेल अफरीदी है कि जब से सोहेल अफरीदी आया है तासुर यह है कि वो मुराद सईद के बड़े करीब है,
फिर उसके जो दीगर जो उसने लोगों को अपॉइंट किया है वो लोग भी जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो ऐसी की तैसी किस्म की बातें कर रहे हैं, इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो जरूरी ये है कि मुराद सईद साहब को इस मौके के ऊपर पकड़ा जाए और ये जो गठजोड़ है इसको तोड़ा जाए। ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सीनियर लोग हैं वो ये बता रहे हैं। इस हवाले से असद कैसर साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ है कि मुराद सईद इमरान खान साहब का हकीकी सिपाही है, नौजवान बासलाहियत रहनुमा है, उसने मेहनत करके ये जगह कमाई है। आगे उन्होंने लिखा अपनी ट्वीट के अंदर कि मुल्क इस वक्त बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा है, इस मौके के ऊपर हमें ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। हरकतें क्या हैं? वो ये बता रहे हैं कि रियासती इदारों की जानिब से मुराद सईद और उनके अहले खाना को हरासा किया जा रहा है, जिसकी वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये ट्वीट सामने आप उनका देख सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस नाजुक दौर में जब मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, अमन व अमान के मसाइल हैं, लेकिन अफसोस के रियासती तवज्जो अवामी मसाइल के हल के बजाय सियासी मुखालफिन को दबाने पर मरकूज है। ऐसे हालात में जरूरत इस अमर की है कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर मुल्क और कौम के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें, ना कि सियासी इंतकाम को कौमी तरजीह बना दिया जाए। तो वो ये कह रहे हैं जनाब मुराद सईद को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके खानदान के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके घर वालों को हरासा किया जा रहा है और ये काबिल कबूल नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी इस हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है, जो उसके अंदर शख्सियात हैं, अगर आप उनसे भी बात करें तो वो भी इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं कि वहां पर इस किस्म की सूरत हाल है। लेकिन मुराद सईद साहब अभी तक किसी को नहीं पता कि किधर हैं। हमने भी उनसे पूछा कि भाई किधर हैं वो, क्या वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं? इसलिए कि वो बहुत सारे मुकदमात में वांटेड तो हैं। अगर कोई FIA या कोई और अदारा जिसमें बहुत सारे केसेस हैं लाहौर में या जिधर भी उनके ऊपर केस है, तो अगर पुलिस आती है, मुकामी पुलिस को साथ लेके जाती है, तो यकीनन उनको पकड़ने की कोशिश तो की जाएगी। वो वांटेड है, तो क्या वो किस आपके सूबे में छुपे हुए हैं, वो किधर हैं? तो उन्होंने कहा जी हमें कोई पता नहीं वो किधर हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनके घर वालों को इस तरह हरासा ना किया जाए। लेकिन जब से सोहेल अफरीदी की हुकूमत आई है, जब से सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बना है, तो मुराद सईद को पकड़ने की कोशिशें वफाक की जानिब से तेज कर दी गई हैं। ये तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप बताती है। अच्छा जी, ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल हो रही है या पाकिस्तान से कोई अमेरिकन ड्रोन जाके अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं। ये चीज तो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे शेयर कर सकता हूं। ये बिल्कुल सरासर लग किस्म की स्टोरी है, कोई ऐसी बात नहीं है। ना पाकिस्तान से कोई अमेरिकन ड्रोन ऑपरेट हो रहे हैं, ना पाकिस्तान से अमेरिका जाके कोई अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहा है। अफगानिस्तान में अगर कोई दहशतगर्दों को टारगेट किया गया है, वो लोग जो पाकिस्तान को मतलूब हैं, तो वो खुद पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान के इदारों ने किया है और डंके की चोट पे किया है कि भाई ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाते हैं, तो लिहाजा हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब इस एक पाकिस्तान के अंदर वो एक बयानिया बनाने के लिए अफगान साइड की जानिब से इस किस्म की फुलझड़ियां छोड़ी जा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस तरह का हम मौक़िफ़ लेंगे तो पाकिस्तान में हुकूमत के ऊपर बड़ी ज्यादा तनकीद होगी और हम एक बयानिया बना सकेंगे। लेकिन ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपके साथ चीज शेयर कर रहा हूं कि जो भी कार्रवाई हुई है, जो कुछ भी हुआ है, वो पाकिस्तान ने खुद किया है। क्यों किया है? पाकिस्तान ने उनको लिस्ट वगैरह भी दी, उनको बताया कि भाई ये लोग हैं, ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते हैं, आप इनको रोकें। जब नहीं रोका गया तो फिर वहां पे कार्रवाई की गई। अब इसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है वो कहें कि जनाब हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, हमें बातचीत से मसला हल करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये कब तक मसला हल नहीं होगा, हर जो है 2 साल के बाद एक नया मसला खड़ा हो जाता है, तो इसको रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन ये जो अमेरिका वाला बीच में तड़का डाला गया है, ये अफगान साइड से डाला गया है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी हाँ, उधर कार्रवाइयां हुई हैं, उधर ठिकानों को निशाना बनाया गया है, बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से निशाना बनाया गया है लोगों को, और वो किसने बनाया है? वो पाकिस्तान ने बनाया, और किस वजह से बनाया है वो तफसीलात भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब भारत के हवाले से काफी अरसे से इस तरह की खबरें आ रही थी कि वो दोबारा अक्टूबर में पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। मैंने आपके साथ ये चीज पहले भी शेयर की थी कि ये अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करेंगे, जो इनके साथ पिछली जंग में हुआ है, जो इनके राफेल गिराए गए हैं, जो इनकी फौज की ठुकाई हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम ने अपनी फौज के साथ खड़े होकर मिसाइल चलवा के तालियां बजाई हैं और वो पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया हैरान हुई है। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत अब दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा जुर्रत करेगा, लेकिन हाँ, अपनी प्रॉक्सीज के जरिए वो जरूर कार्रवाई करेंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा में भी करते हैं, वो बलोचिस्तान में भी करते हैं, और अब उनको अफगानिस्तान वाले एक और सपोर्ट मिल गई है, उनके जरिए भी वो पाकिस्तान के अंदर अफगान तालिबान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के साथ
ताल्लुकात खराब करके उनको वादे कर रहे हैं कि जी हम आपको असला दे देंगे, हम आपको ये असला दे देंगे जो इस्लामाबाद तक चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस किस्म की बहुत सारी बातें हो रही हैं और दीगर जो फॉल्स फ्लैग किस्म की चीजें हैं वो भी वो करने की कोशिश करेंगे। वो समंदर के रास्ते भी कोई फॉल्स फ्लैग करना चाहते हैं। पहले भी जनाब उन्होंने एक, ये आपको याद होगा, इस किस्म के इल्जाम पाकिस्तान पे लगाए थे कि पाकिस्तान से एक बोट आई थी और पता नहीं वो मुंबई पहुंच गई थी। और अब भी कोई बंदा पकड़ा गया है जो पाकिस्तान ने पकड़ा है, जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी कि पाकिस्तान से वर्दियां लेके आओ, पाकिस्तान से ये चीजें लेके आओ, पैसे लेके आओ। और उससे तासुर ये मिलता है कि कोई फॉल्स फ्लैग की वो तैयारी कर रहा है, समंदर के रास्ते वो कर सकता है। लेकिन वहां पे पाकिस्तान की नेवी बैठी हुई है, ये वही पाकिस्तान की नेवी है, ये वही पाकिस्तान का कराची का पोर्ट है जिसके हवाले से मेजर गौरव आर्या साहब और भारतीय मीडिया बता रहा था कि सब कुछ तबाह हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर ये हो गया, इस्लामाबाद तक हमारी फौजें पहुंच गई। आपने देखा कि पूरी दुनिया ने फिर देखा कि क्या हुआ और हकीकत क्या थी और उनके जो अफसाने थे वो क्या थे। एनीवे, अगर वो कोई कोशिश करते हैं तो तैयार इधर भी सारे बैठे हुए हैं, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो जो एक बड़ा हमला है जो भारतीय फौज की जानिब से अक्सर लोग कहते हैं कि वो करने की कोशिश करेगा, ख्वाहिश तो उनकी बड़ी है, वो चीजों को जांच भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। लेकिन इस किस्म के जो एक्शंस हैं उनमें मजीद तेजी आ सकती है। पाकिस्तान के अंदर वो जो उनके नेटवर्क्स हैं उनको इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ वो अफगान हुकूमत को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अब अफगान हुकूमत का भी फर्ज है कि वो देखे कि भाई उसका किस चीज में फायदा है, और हमारा भी ये फर्ज है कि हम देखें कि हमने खित्ते के अंदर चीजों को बेहतर तरीके से हल करना है, बातचीत के जरिए मसाइल को हल करना है, खुसूसन अफगानिस्तान के साथ, ताकि चीजें मजीद ना बिगड़ें। लेकिन भारत की जानिब से इस किस्म की हरकतों की मुकम्मल तैयारी है और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो किसी फॉल्स फ्लैग की तैयारी भी कर रहा है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।